बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के चैप्टर 3 का अपना पार्ट 10 स्टार्ट किया हुआ। पार्ट 10 जो है ना, आपको पता है कि ये टैक्स क्रेडिट्स के बारे में है। और टैक्स क्रेडिट्स को जो है ना, वो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का चैप्टर 10 का जो है, चैप्टर 3 के पार्ट 10 का जो सेक्शन 61 to 65 ये कवर करता है। कल के लेक्चर में मैंने आपको बता दिया था कि टैक्स क्रेडिट्स क्या होता है, डेफिनेशन बताई थी। फिर कल के लेक्चर में हमने सेक्शन 61 पढ़ा था, और जो कि रिगार्डिंग था डोनेशंस के बारे में, कि अगर आप डोनेशंस जो है ना वो देते किसी इदारे को, किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को, किसी हॉस्पिटल को, या फिर किसी कह लें कि और जो है ना, जो गवर्नमेंट ने खुद ऑन किया वो इदारा, तो उस डोनेशंस के ऊपर जो है ना आपको टैक्स जो है ना आप पे करते हैं, वो टैक्स किस तरह से आपको जो है ना वो पेएबल टैक्स जो है ना वो रिफंडेड हो सकता है। तो वो कल जो है ना वो कल हमने उसका वो सारे लॉज पढ़े थे, वो सारी चीज़ें पढ़ी थी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। जो नेक्स्ट सेक्शन हमारा है वो सेक्शन 62 है। तो सेक्शन 62 आज हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट के बारे में। इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ पे, शेयर्स और इंश्योरेंस वगैरह के ऊपर जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे लिमिटेशंस के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि लॉ में क्या कहता है, कि इजाज़त देता भी है कि नहीं देता है। फिर इसके बाद लिमिटेशंस पढ़ेंगे कि वो कौन कौन सी लिमिटेशंस है। इन लिमिटेशंस के अंदर अगर आप कोई अपना जो है ना कह लें कि इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आप जो है ना आप लायबल टू हैं टैक्स क्रेडिट के। फिर उसके बाद जो है ना टैक्स क्रेडिट को कंप्यूट करने के फार्मूला को डिस्कस करेंगे, और एंड के ऊपर जाकर हम बात करेंगे कंडीशंस के ऊपर, कि लॉ कंडीशंस क्या देता है, कि ये कंडीशंस हों तो आप जो है ना इन लिमिटेशंस के अंदर की इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो है ना आपको टैक्स क्रेडिट अवेलेबल होगा। तो चले स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू सब सेक्शन 1, सब सेक्शन 1 वो अलाउ करता है किसको, रेजिडेंट पर्सन को। ये पर्सन को अलाउ करता है, अदर देन कंपनी किसी कंपनी को अलाउ नहीं करता है। मैं आपको यहाँ बात क्लियर करता चलो, पर्सन से मुराद यहाँ पे आप एओपी भी ले सकते हैं, ठीक है ना। तो सिर्फ और सिर्फ कंपनी जो है ना, कंपनी एंटाइटल नहीं है, बाकी जो पर्सन है वो जो है ना आपके पास लायबल है किसके, टैक्स क्रेडिट के। सब सेक्शन 1 ये अलाउ करता है आपको। तो अब हम आगे ये तो हो गया हमारा कि हमें किस किस्म के कह लें कि एंटिटी को, या किस किस्म के कह लें कि टैक्स पेयर को लॉ इजाज़त देता है कि आप टैक्स क्रेडिट जो है ना वो आप कह लें कि आप उसको जो है ना ले सकते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे लिमिटेशंस के बारे में, कि लिमिटेशंस क्या है, कि इन्वेस्टमेंट आप कहाँ कहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको जो है ना टैक्स क्रेडिट अलाउ होगा। तो सबसे पहली लिमिटेशन जो है ना, सब सेक्शन 1 का पहला पार्ट, जो पहली लिमिटेशन है वो, अगर आप इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करते हैं, शेयर्स में। अगर शेयर्स ऑफर किए जाएं बाय अ पब्लिक कंपनी, पब्लिक कंपनी के मैं आपको ऑलरेडी जो है ना वो डेफिनेशन अपने प्रीवियस लेक्चर्स में दे चुका हूँ कि पब्लिक कंपनी से मुराद ऐसी कंपनी है जो कह लें कि पब्लिक का पैसा अपने कारोबार में लगाती है, और उनको शेयर जो है ना वो प्रोवाइड करती है, उनको शेयर देती है, और उन शेयर्स के ऊपर वो अपना सारा कारोबार करते हैं। तो अगर कोई पब्लिक कंपनी जो है ना शेयर्स ऑफर करे, और वो शेयर जो है ना कोई पर्सन खरीद ले, तो जो है ना वो आप इस लिमिटेशन में आता है कि इस शेयर्स के ऊपर, जब खरीदने के ऊपर आपको जो टैक्स आप पे करेंगे वो आपके पास क्या होगा, वो रिफंडेड होगा, या वो आप इसका क्रेडिट ले सकते हैं। फिर इसके बाद जो है ना अकॉर्डिंग टू क्या लिमिटेशन, या इसका नेक्स्ट जो है ना आप इसका नेक्स्ट पार्ट कह लें 1A के अकॉर्डिंग, अगर आप स्कूप ऑफर्ड बाय अ पब्लिक कंपनी। अब आपको यहाँ में मैं एक बात क्लियर करूँ कि स्कूप ये भी एक किस्म के बॉन्ड्स ही होते हैं, लेकिन ये बॉन्ड्स जो है ना, इनके स्कूप के अंदर ये कुछ जो लॉज की लिमिटेशन दी जाती हैं, कि स्कूप बॉन्ड जब भी आपको जो है ना वो जारी किए जाते हैं, वो एक टाइम फ्रेम या एक टाइम पीरियड के लिए इशू किए जाते हैं। तो स्कूप को खरीदने के लिए आम बॉन्ड और स्कूप बॉन्ड में एक बेसिक फ़र्क है, कि स्कूप बॉन्ड जब भी ऑफर किए जाएंगे वो इसका एक टाइम फ्रेम होगा कि इतने टाइम बाद ये मेच्योर हो जाएंगे, 10 साल 15 साल लॉज के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो वैसे बॉन्ड आप अगर ले लेते हैं, जो आपके पास जनरल बॉन्ड्स होते हैं, तो उनको जो है ना उसका टाइम फ्रेम कोई नहीं, आप जब मर्जी चाहें उनको आप वापस कर सकते हैं। तो स्कूक्स का ये एक है कि आपको टाइम लिमिटेशन होगी। तो स्कूक अगर जो है ना कोई ऑफर किया जाता है किसी पब्लिक कंपनी की तरफ से, तो
वो जो है ना उसके ऊपर परचेजिंग के ऊपर जो आपको टैक्स पेएबल होगा अकॉर्डिंग टू लॉज, ये जो है ना वो आपको कह लें कि वो आप उसको क्रेडिट उसका ले सकते हैं। फिर इसके बाद अब आगे हम नेक्स्ट चलेंगे आई बी की तरफ, जो है ना, या 1B की तरफ, सॉरी 1B के अकॉर्डिंग कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग। अगर आप कोई कॉस्ट पे करते हैं एक्वायरिंग, यानी कि एक्वायर करने के लिए किसको, यूनिट ऑफ एक्सचेंज ट्रेड फंड। ये बहुत जो है ना कह लें कि ये टर्म जो है ना टेक्निकल है, और इसके अकॉर्डिंग आप कह सकते हैं कि आप जो सिक्योरिटीज, इसके अलावा स्कूप के अलावा जो सिक्योरिटीज कोई पब्लिक कंपनी ऑफर करती है जो कि पब्लिक को, तो उन सिक्योरिटीज को जो है ना हम कहेंगे जो है ना यूनिट ऑफ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। वो मुतरब्बा हो सकता है आपके पास जो है ना एग्जाम्पल के तौर पर। तो इसके जो है ना इसके एवज आप जो अब आप इसको परचेज करते हैं तो परचेजिंग के ऊपर जो आपको टैक्स पेएबल है वो आप जो है ना रिफंड कर सकते हैं एट द एंड ऑफ ईयर व्हेन यू आर फाइल योर रिटर्न ऑफ इनकम। तो नेक्स्ट चलेंगे हम, नेक्स्ट जो है ना इसकी कहने के लिमिटेशन 2 की तरफ चलेंगे। अकॉर्डिंग टू लिमिटेशन 2 कि अगर आप जो है ना कोई प्रीमियम पे करते हैं ऑन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, अगर आप यानी कि वो प्रीमियम अगर कोई पे करते हैं और उस प्रीमियम के ऊपर आपको जो टैक्स है वो आपके पास चार्जेबल, कह लें कि वो आपके पास क्रेडिट है, चार्जेबल जो टैक्स है वहां पे आपने पे किया है वो आप इसको क्रेडिट उसका ले सकते हैं एट द एंड ऑफ ईयर। लेकिन ये इनकम आपके पास, इसका सोर्स जो है ना वो हेड होना, वो या तो सैलरी होनी चाहिए इनकम जो आप एज अ प्रीमियम दे रहे हैं, या फिर वो बिजनेस इनकम होनी चाहिए। इसके अलावा जो है ना इनकम कहने की इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी होगी, या फिर कैपिटल गेन्स की इनकम होगी, या फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जो जितनी भी चीजें आती हैं उस इनकम को जो है ना अगर आप प्रीमियम पे करते तो उसके ऊपर चार्ज जो आपसे टैक्स किया गया वो आपको अलाउ नहीं है कि आप उसका क्रेडिट ले सकें। तो ये तो थी इसकी लिमिटेशंस। पहली लिमिटेशन क्या थी कि शेयर्स के ऊपर अगर आप शेयर परचेज करते हैं किसी पब्लिक कंपनी से तो उसके ऊपर पे किया गया टैक्स, या फिर सुकूक ऑफर किए गए किसी पब्लिक कंपनी से पब्लिक को, उसके ऊपर ऑफर किया गया टैक्स, या फिर आप अगर कोई यूनिट ऑफ एक्सचेंज ट्रेड फंड वगैरह जो है ना ये भी आपके पास सिक्योरिटीज है, ये भी आप कह सकते हैं जिस तरह सुकूक है ये भी आपके पास सिक्योरिटीज है, ये भी सर्टिफिकेट्स वगैरह होते हैं जो पब्लिक कंपनीज जो है ना वो अपनी इशू करती हैं पब्लिक को। और इनका ये भी यहाँ पे मैं क्लियर करता चलूँ कि ये भी जो है ना ये एक टाइम फ्रेम के लिए, टाइम लिमिटेशन के लिए जो है ना वो ऑफर किए जाते हैं। तो इनको खरीदने के लिए यानी कि यूनिट ऑफ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड को, इनको खरीदने के लिए भी अगर आप जो टैक्स पे करते हैं वो भी आपके पास रिफंडेबल है, आसान अल्फाज में कहूँ तो या फिर अगर आप जो है ना प्रीमियम पे करते हैं, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी आपने कोई ली हुई है और उस पॉलिसी की जो टोटल आप रकम पे कर रहे हैं, प्रीमियम पे कर रहे हैं, और वो आप जो इनकम ड्राइव कर रहे हैं वो हेड ऑफ सैलरी हो या फिर हेड ऑफ बिजनेस हो, तो इन दो हेड्स के ऊपर ली गई जो है ना इनकम के ऊपर आपको जो है ना टैक्स क्रेडिट अवेलेबल है। तो ये तो थी लिमिटेशन। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे कि हमने अपना टैक्स क्रेडिट लेना किस फॉर्मूले के तहत, किस तरीके से लेंगे। कोई परसेंटेज होगी, ला इसका कोई आपको इजाजत देता है कि आप इतने % ले सकते हैं, या फिर जो है ना कोई फार्मूला दिया गया है। तो यहाँ पे भी फार्मूला दिया गया है सेक्शन 62 के अंदर भी कि आपने किस तरह से टैक्स क्रेडिट अपना जो है ना वो आपने क्लेम करना है। तो टैक्स क्रेडिट के लिए सबसे पहले जो है ना आप ये फार्मूला वही है A/B × C। तो यहाँ पे मैं क्लियर करता हूँ कि व्हाट इज मेंट बाय कंपोनेंट ए जो है ना ये आपके पास है टैक्स अमाउंट है ये प्रीवियस ईयर की। अगर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि आपने पिछले साल जितनी अपना टैक्स आपने पे किया था, आपने कंपोनेंट ए वो लेना है। फिर इसके बाद कंपोनेंट बी, व्हाट इज मेंट बाय कंपोनेंट बी इस पर्सन की टोटल इनकम है, चाहे वो सैलरीड इनकम है या फिर वो बिजनेस इनकम है। तो फिर आगे जो ना कंपोनेंट सी को डिस्कस करेंगे, ये थोड़ा सा टेक्निकल होता है हमेशा से। तो व्हाट इज मेंट बाय कंपोनेंट सी, तो कंपोनेंट सी क्या है, वो कहता है ये लेसर होना चाहिए। किसका लेसर होना चाहिए? सबसे पहले शेयर्स अमाउंट या फिर प्रीमियम कॉस्ट। शेयर्स अमाउंट से मुराद यहाँ पे ये तीनों जो है ना, ये तीनों लिमिटेशन है। शेयर्स की लिमिटेशन होगी, स्कूप की जो आपने खरीदे उसकी जो है ना कह ले कि आपने जो अमाउंट है, या फिर आपने कोई यूनिट ऑफ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ये खरीदे कि और की सिक्योरिटीज खरीदी हैं, तो इनके जो अमाउंट है ये आप पे देखेंगे, या फिर आप
25% लेंगे, या फिर आप 25% लेंगे किसका, पर्सन टोटल इनकम का। एक तो ये है कि जो है ना, पहला है कि आपके पास क्या होगी भाई, शेयर्स अमाउंट होगी, ये आपने शेयर खरीदे या फिर प्रीमियम पे किया है, इसको आप लिख लेंगे एक साइड पे। या फिर आप नेक्स्ट क्या करेंगे, 25% अपने शख्स की टोटल इनकम का जो है ना 25% लेंगे, या फिर 2 मिलियन रुपीज। इनमें से जो सबसे कम होगा वो हम एज अ कंपोनेंट सी लेंगे। अगर आपके पास ये 25% इनकम बनती है तो आप फिर क्या करेंगे, इस 25% को एज अ कंपोनेंट ऑफ सी जो है ना आप क्लेम करेंगे। तो ये तो था फार्मूला। अब नेक्स्ट हम चलते हैं क्या लगे कंडीशंस के बारे में, कि कंडीशंस क्या है इसके लिए, कि आप इन कंडीशंस में अगर फॉल करेंगे तो आपको जो है ना वो टैक्स क्रेडिट आप अवेल कर सकेंगे। तो कंडीशंस क्या है, सब सेक्शन 3 के अंदर कंडीशंस दी गई हैं। कहता है कि वेयर अ पर्सन परचेज शेयर, कहता है कि अगर कोई पर्सन या सिर्फ शेयर के लिए कंडीशन दी गई, बाकी के लिए कोई कंडीशन नहीं दी गई, स्कूप के लिए या फिर कह सकते हैं कि इसके लिए यूनिट ऑफ शेयर ट्रेडेड फंड के लिए, या फिर जो है ना इंश्योरेंस पॉलिसी लिए किसी ने। यहाँ पे मैं एक बात क्लियर कर दूं इंश्योरेंस पॉलिसी के, कि आपने इंश्योरेंस पॉलिसी उस कंपनी के लिए हो जो इंश्योरेंस एक्ट के तहत जो रजिस्टर्ड हो, जो इंश्योरेंस कंपनीज एक्ट के तहत रजिस्टर्ड हो, तो वहां से लेके पॉलिसी के ऊपर जो है ना आपको टैक्स क्रेडिट मिलेगा। तो अगर किसी शख्स ने इंश्योरेंस पॉलिसी ली हुई है, उसने परचेज की हुई है, सॉरी पॉलिसी कह रहा हूं, अगर किसी शख्स ने परचेज किए हैं शेयर, तो फिर क्या होगा, अगर वो शख्स जो है ना, अगर वो शख्स 24 महीने के अंदर अंदर, यानी कि 2 साल के अंदर अंदर अपने शेयर्स को वापस बेच देता है या वापस कर देता है उस कंपनी को, लेकिन क्या होता है कि पहले सब जो खरीदता है तो वो क्या करता है कि उसके ऊपर टैक्स जो है ना क्रेडिट, वो जो है ना वो क्या कर लेता है, उसको टैक्स क्रेडिट ले लेता है, ठीक है ना। तो होता है कि 2 साल के अंदर अंदर अगर 24 महीने के अंदर अंदर यानी कि अगले साल में वो बेच देता है, तो ला कहता है कि अगले साल अगर वो बेचेगा तो फिर क्या होगा, वो जो उसने टैक्स क्रेडिट लिया है वो टैक्स प्लस जो बेचने के ऊपर जो है ना, यानी कि उसको जो मुनाफा आया होगा या फिर जो उसको अमाउंट उसको रियलाइज हुई होगी, तो उसके ऊपर जो टैक्स चार्जेबल है वो भी पे करना पड़ेगा, और जो ऑलरेडी वो टैक्स क्रेडिट ले चुका है वो भी उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ये तो थी इसकी लिमिटेशन किसके बारे में, शेयर्स के बारे में। यहाँ पे एक बात मैं वजाहत करना भूल के, सॉरी, ये इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में भी यही बात है कि अगर किसी शख्स ने इंश्योरेंस पॉलिसी लिया और उसने प्रीमियम के ऊपर अपना जो है ना वो टैक्स उसने क्रेडिट ले लिया है, लेकिन अगर वो सरेंडर कर देता पॉलिसी अपनी 24 महीने के अंदर, या फिर कह लें कि 2 साल के अंदर अंदर वो पॉलिसी सरेंडर कर देता है, तो फिर उसके लिए भी यही सूरत हाल है कि उसने जो टैक्स क्रेडिट लिया है वो उसको जो है ना वो टैक्स उसको क्या होना, वो जो उसको कह लें कि कंप्यूट किया जाएगा, रिकम्प्यूट किया जाएगा, और उसको एज पर लॉ जो है ना वो टैक्स जो है ना वो कह लें कि वो हेड में जो है ना वो पे करने का मजाज होगा। तो ये तो था सेक्शन 62 जो कि आपके पास डील करता है टैक्स क्रेडिट फॉर इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स एंड इंश्योरेंस। आज हमने पढ़ा है, एक तो लॉ के बारे में पढ़ा कि लॉ में जो है ना क्या हमें ज़्यादा देता भी है या नहीं देता। फिर हमने लिमिटेशंस के बारे में पढ़ा है कि कहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट करें तो हम जो है टैक्स क्रेडिट के लिए एलिजिबल हैं। फिर हमने टैक्स क्रेडिट के फार्मूला के बारे में डिस्कस किया है, और एंड पर हमने लिमिटेशंस के बारे में पढ़ा है। तो लेक्चर को आगे शेयर करें उन लोगों तक जिनको इनकी ज़रूरत है, ख़ासतौर पे तालिब इल्मों को तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाए ताकि उनकी जो है ना ये रहनुमाई हो सके। जज़ाकुमुल्लाह।